बच्चों कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब कुशल होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था टाइप ऑफ एस्टीमेट का मेरा चैप्टर चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कल मैंने आपको बताए थे, जिससे मैं ये बताया था कि ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो अक्सर बेशतर एग्जामिनेशन में आते रहेंगे। लिहाजा वो सारे क्वेश्चन कल मैंने आपको डिटेल में उनका डिटेल आपको सारी दे दी थी और सबका मैंने सब्सक्रिप्शन भी आपको दे दिया था। उनमें एक क्वेश्चन रह गया था जो कभी कभी आता है और पूछा जाता है कि एस्टीमेट बनाते समय किन किन फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्स यूज्ड इन मेकिंग एस्टीमेट। एस्टीमेट बनाते समय कौन कौन से फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसके बारे में मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको मुख्तसर सा बताया था शॉर्ट में, लेकिन मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसको बताने का मेरा उद्देश्य ये है, ये एग्जामिनेशन में कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि एस्टीमेट बनाने के लिए कौन कौन से फॉर्म प्रयोग किए जाते हैं, उनके प्रारूप या उनके फॉर्मेट बनाइए और उनके नाम लिखिए। लिहाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए हमारे पास जो एस्टीमेट बनाने में फॉर्म प्रयोग किए जाते हैं वो जनरली 3 तरह के फॉर्म हैं। नंबर 1 डिटेल ऑफ मेजरमेंट, इसका दूसरा नाम है डिटेल ऑफ क्वांटिटी और इसको हम बिल ऑफ क्वांटिटी के नाम से भी पुकारते हैं। ये एक ही फॉर्म है जिसको हम डिटेल मेजरमेंट फॉर्म या डिटेल ऑफ क्वांटिटी फॉर्म या बिल ऑफ क्वांटिटी फॉर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा फॉर्म है हमारा जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। तीसरा फॉर्म है हमारा स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके तीनों फॉर्म के बारे में बताता हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें लिखा है मैंने डिटेल ऑफ मेजरमेंट, यानी किसी भी निर्माण कार्य को करने से पूर्व उस पर लगने वाले या होने वाले पूर्व लागत का अनुमान लगाते हैं, जिसको एस्टीमेट कहते हैं। लिहाजा एक तो आइटम होते हैं कि क्या क्या आइटम प्रयोग हो रहे हैं और उसके बाद में किस किस आइटम में क्या क्या मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको हम क्वांटिटी सर्वे के अंतर्गत यानी सर्वेइंग करके मेजरमेंट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये यहाँ पर एक दरवाज़ा दिखाया है जिसकी ओपनिंग 1 मीटर की है और ये 30 सेंटीमीटर की वाल और 30 सेंटीमीटर की वाल दोनों तरफ है। लिहाजा इसके ऊपर हमें एक लिंटर डालना है और ये एक लिंटर आइटम हुआ। इस लिंटर को डालने के लिए किस मटेरियल की आवश्यकता होगी, तो हम इसको इस फॉर्म में इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नाप करके एग्जैक्ट उससे हम उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यही हमें यही लिखना है RCC लिंटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर 1, नेम और आइटम में लिखेंगे RCC लिंटर। अभी मैं आपको यहाँ सिर्फ सीसी सीमेंट कंक्रीट के बारे में बताऊंगा, रीइंफोर्समेंट के बारे में मेरा अगला चैप्टर होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा RCC लिंटर कितने हैं, यहाँ पर नंबर में आ जाएगा 1। इसकी लंबाई नाप लेंगे, इसकी लंबाई है 1 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1.3। तो ये होगी लंबाई इसकी 1.3। अब ये चूंकि 30 सेंटीमीटर की चौड़ी दीवार पर या कॉलम पर आधारित है दोनों तरफ, ये 15-15 सेंटीमीटर का दोनों तरफ बेयरिंग है, तो इसकी चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर होगी। लिहाजा लंबाई में लिख लेंगे हम 1.3, चौड़ाई में लिखेंगे 0.3 और ये इसकी ऊंचाई या डेप्थ है, जितनी भी होगी इसको मान ले रहे हैं हम 0.3। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखिए सीरियल नंबर 1 RCC बी सीरियल वो हाइट 1 नंबर है, लंबाई है इसकी 1.3 मीटर, चौड़ाई 0.3 मीटर और ऊंचाई 0.3 मीटर।
इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है ना। ये इस तरीके से हम इस फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इस तरीके से जितने भी आइटम हमें निर्माण कार्य करने में आते हैं या जो जो कंपोनेंट बिल्डिंग के हैं उन आते हैं उनकी सबकी यहाँ पर डिटेलिंग कर दी जाती है और सबसे लास्ट में आकर के क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी का टोटल कर लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि कौन सा आइटम कितना लग रहा है, ब्रिक वर्क है तो कितना है, सीमेंट कंक्रीट है तो कितना क्यूबिक मीटर है। अब ये यहाँ से हम क्वांटिटी जो आती है टोटल क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हम फिर ट्रांसफर करते हैं इस फॉर्म में। ये इस फॉर्म का नाम है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये दूसरे नंबर का हमारा फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट में पहले नंबर में सीरियल नंबर तो दूसरे कॉलम में नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में यही आइटम आ जाएगा सीरियल नंबर 1। नेम ऑफ आइटम में आरसीसी बीम, आरसीसी बीम। क्वांटिटी सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी जितनी आई है उसको हम यहाँ से लिख लेंगे और उसके बाद मैंने कल आपको बताया था रेट हम शेड्यूल ऑफ रेट से ले लेंगे। रेट हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो हमारे पास रेट आइटम के होते हैं कि कौन सा आइटम कितने क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर उसका क्या रेट है, या अगर कोई स्क्वायर मीटर में है तो पर स्क्वायर मीटर उसका क्या रेट है, या कोई रनिंग लेंथ में तो पर मीटर लेंथ में उसका क्या रेट है। ये हमें सब शेड्यूल ऑफ रेट से मिल जाता है तो उससे हम डायरेक्ट यहाँ पर रेट लिखते हैं। अगला वाला इससे आगे चैप्टर आएगा एनालिसिस करके। अब यहाँ चूंकि हम पूरा एक लिख रहे हैं आरसीसी बीम तो हम यहाँ वहाँ पर देखेंगे सीमेंट कंक्रीट की कास्ट क्या है, उस कास्ट को हम यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन आगे चलकर इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इस सीमेंट कंक्रीट को भी हम फिर घटकों में इसका जो है एनालिसिस करेंगे। यानी सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट कितना लग रहा है और हमारी बजरी कितनी लग रही है और हमारा बदरपुर कितना लग रहा है, तो हम आगे चल के बताएंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि सीमेंट कंक्रीट का रेट जितनी क्वांटिटी यहाँ से आई वो क्वांटिटी हमने यहाँ पर रख ली और ये रेट हम सीमेंट कंक्रीट का रेट रेशियो के अनुसार हम शेड्यूल ऑफ रेट में से देख लेते हैं और उसको यहाँ लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारा रेट आया, सपोज मैं अगर कहूँ 6,000 रुपया पर क्यूबिक मीटर, पर मीटर क्यूब, ये हमने इसकी यूनिट लिख दी। और जितनी भी हमारी मान लीजिए सपोज ये अगर क्वांटिटी हमारी x क्यूबिक मीटर थी तो 6,000 को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारा अमाउंट आ गया। तो इस प्रकार से इन दो फॉर्म में हम सर्वे करके या मेजरमेंट करके क्वांटिटी का पता लगा लेते हैं और उस क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी यूनिट के साथ रेट देखते हुए जितना होता है उसका अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया आपको कि एस्टीमेट बनाने के लिए इन दो फॉर्म की जानकारी होना अति आवश्यक है और ये हर आइटम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लिहाजा बच्चों इस प्रारूप को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें और इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लें और समझ लें। इन दोनों प्रारूप की ज़रूरत आपको सब एस्टीमेट, कोई सा भी एस्टीमेट, किसी प्रकार का एस्टीमेट भी हो बनाने के लिए ये आपको दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसके बाद में सब ये जिस तरीके से हमारी सीमेंट कंक्रीट, इसी तरीके से नंबर 2 आइटम हमारा हो सकता है ब्रिक वर्क और इसके अलावा तीसरा हो सकता है सपोज सीमेंट प्लास्टर, चौथा हो सकता है हमारा पॉइंटिंग का कार्य। तो जितने भी ये कार्य यहाँ से आएंगे उनको हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे और क्वांटिटी हमारी सारी की सारी यहाँ से मिल जाएगी। उस क्वांटिटी को यहाँ रखते हुए रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट लिखेंगे और उसका अमाउंट निकालेंगे। इस तरीके से इन दोनों प्रारूप की सहायता से हमारे पास विभिन्न आइटम का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी और विभिन्न आइटम की क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी, कितनी कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। लिहाजा इन दोनों प्रारूप का प्रयोग करके हम क्वांटिटी और रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेते हैं। इसमें क्वांटिटी आ जाती है, इसमें अमाउंट आ जाता है। तो हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी निर्माण कार्य करने के लिए हमें कितने पैसे की या कितने धन की
का इंतजाम हमें करना होगा। धन की व्यवस्था करने के लिए, पूर्व अनुमान लगाने के लिए एस्टीमेट का बनाया जाना आवश्यक है। लिहाजा हम एस्टीमेट पूर्व अनुमान के लिए बनाते हैं। अब जब यहाँ पर हमारे पास तमाम ही आइटम की, बहुत सारे आइटम की क्वांटिटी आ जाएगी, तो अब हम निर्माण कार्य करने से पहले धन की व्यवस्था करेंगे। और जब हमारे पास धन की व्यवस्था हो जाती है तो हम फिर ये वाला फॉर्म भी प्रयोग करते हैं। हमने इसमें लिखा है स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल, ये तीसरे नंबर का फॉर्म है, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल। जितने मटेरियल भी यहाँ पर आए हैं, इन सब मटेरियल को हम यहाँ पर इस प्रारूप में लिख लेंगे, जिसमें पहला कॉलम वही सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, तीसरे कॉलम से लेकर के और आगे तक बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। इन सभी कॉलम में हम वो सारी चीजें लिखेंगे जिनकी हमें एस्टीमेट में मेंशन है या निर्माण करने के लिए आवश्यकता है। सपोज सीमेंट कितने बैग चाहिए, तो सीरियल नंबर 1, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आइटम क्या बनाने के लिए, सपोज बीम बनाने के लिए हमें कितने बोरी सीमेंट चाहिए, सपोज 50। इसी तरह फाइन सैंड कितना चाहिए, कोर्स सैंड कितना चाहिए, बजरी कितनी चाहिए, 10 mm की कितनी चाहिए, 20 mm की कितनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे आइटम, ये बहुत लंबा फॉर्म हो सकता है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल कहलाता है। सभी आइटम को लिखते हुए उनकी क्वांटिटी हम इसमें लिख लेते हैं, ताकि हम सारे मटेरियल की व्यवस्था अपने निर्माण कार्य से पहले कर सकें, ताकि हमारा निर्माण कार्य किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। तो इस प्रकार मैंने ये कुछ दिन रह गया था ये क्वेश्चन छोटा सा, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको आज डिटेल में बता दिया। और इसका मतलब ये है कि ये एस्टीमेट बनाने के लिए किन किन फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नाम लिखिए, तो हम नाम लिख देंगे। नंबर 1 डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म, नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, और तीसरा लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि क्या क्या कौन कौन से फॉर्म हैं, उनका नाम लिखिए और उनके प्रारूप बनाइए। लिहाजा हम ये प्रारूप बना देंगे और ये नाम लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद में डायरेक्ट आते हैं बेटा अपने मेन टॉपिक पर, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ एस्टीमेट। तो अब यहाँ से ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट का हिस्सा है। इसी पार्ट का थ्योरेटिकल थोड़ा सा पोर्शन और है जो अभ्यास शुरू होता है, जिसका नाम है टाइप ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि एस्टीमेट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, या रफ कास्ट एस्टीमेट। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मेनली एस्टीमेट कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हम मेनली एस्टीमेट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रफ कास्ट एस्टीमेट, जिसका दूसरा नाम प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। दूसरा एस्टीमेट जो है उसको हम कहते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट। अब देखिए ये 2 प्रकार के एस्टीमेट हैं, लेकिन हम इनको फर्दर आगे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी या प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, जिसको हम रफ कास्ट एस्टीमेट कहते हैं। तो ये एक ऐसा एस्टीमेट है कि जो नीति निर्धारण के लिए या किसी निर्माण कार्य को कराने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति अपने विभाग से, जिस विभाग से भी हम संबंधित हैं, अपने प्रशासन से लेते हैं। तो उसको लेने के लिए हमें उक्त कार्य का या उस निर्माण कार्य का रफ एस्टीमेट बना करके देना होता है। और रफ एस्टीमेट का भी मतलब यही है कि हमें उसका पूर्व अनुमान व्यय का हो जाए कि कितना पैसा इसमें खर्च होने वाला है। उसके अनुसार हम ऐसा एस्टीमेट जो जल्दी बन जाए, तो उसे हम रफ एस्टीमेट
कहते हैं, और वो बना करके उस समय पेश किया जाता है जिस समय पैसे की सैंक्शन लेनी होती है। समझ रहे? तो ये रफ अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा कि इसका मतलब है। अभी इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला लेते हैं। प्रीलिमिनरी एस्टीमेट या रफ एस्टीमेट। तो रफ एस्टीमेट नीति निर्धारण के लिए किया जाता है, प्रशासनिक स्वीकृतियों के लिए किया जाता है, और प्रशासनिक स्वीकृति लेने से पूर्व इसको बनाया जाता है। और जब प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासन से ली जाती है तो ये एस्टीमेट जमा किया जाता है। अब हम ये बताएंगे कि ये एस्टीमेट कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, ये एस्टीमेट या प्रीलिमिनरी एस्टीमेट कई प्रकार का होता है, जिसमें एक नंबर है फिर से आपको बता दूं कि एस्टीमेट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक प्रीलिमिनरी एस्टीमेट जिसका नाम रफ कॉस्ट एस्टीमेट है, दूसरा है अभी मैंने यहाँ पर लिखा था जो मिटा दिया, डिटेल एस्टीमेट। और प्रीलिमिनरी एस्टीमेट और डिटेल एस्टीमेट में ये फर्क है कि प्रीलिमिनरी एस्टीमेट प्रशासनिक स्वीकृति लेने के लिए बनाया जाता है, पूर्व अनुमान लगाने के लिए बनाया जाता है, और इसकी जानकारी के लिए कितना पैसा इसमें खर्च होना है उसके लिए बनाया जाता है। और डिटेल एस्टीमेट आफ्टर सैंक्शन बनाया जाता है। लेकिन प्रीलिमिनरी एस्टीमेट और डिटेल एस्टीमेट में के दोनों के अमाउंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों के वो जैसे कि इससे दिखाई दे रहा है कि रफ कॉस्ट एस्टीमेट, रफ कॉस्ट एस्टीमेट का ये मतलब कदापि नहीं समझना चाहिए कि ये रफ एस्टीमेट है और इसको रफ समझ करके रफली बना दिया जाए। और उसके बाद जब हम डिटेल एस्टीमेट बनाने के लिए बैठें तो हमारे रफ एस्टीमेट में और डिटेल एस्टीमेट में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाए तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो निर्माण कार्य हम कराने के लिए जा रहे हैं वो हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, और ली गई सैंक्शन चूँकि हमने रफ समझ के रफली ली है तो वो पैसा हमारा कम पड़ जाएगा और हमारी परियोजना या हमारा निर्माण अधूरा रह जाएगा और हमारे कार्य सभी विफल हो जाएंगे। लिहाजा ये प्रीलिमिनरी एस्टीमेट बनाते समय भी ध्यान आकर्षण की आवश्यकता है कि इसको हम शॉर्ट में तो बना रहे हैं, लेकिन इतना शॉर्ट और इतना रफ ना हो जाए कि हमारा डिटेल एस्टीमेट से ये भिन्न हो जाए। अब हम जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये प्रशासनिक स्वीकृतियाँ लेने के लिए और प्रारंभिक एस्टीमेट बनाया जाता है, और ये इतने प्रकार का होता है। नंबर 1 यूनिट और रनिंग रेट एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट, क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टीमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी रेट एस्टीमेट, और साहब आपका एस्टीमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर। अब मैं इसको एक एक करके आपको समझाता हूँ। नंबर 1, अब यूनिट रेट एस्टीमेट को समझने के लिए आप ये देखिए नंबर 1, अगर हम ये बिल्डिंग के लिए बना रहे हैं फॉर
अब आप यहाँ समझिए, देखिए मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो यूनिट रेट क्या नाम रफ कास्ट एस्टीमेट है, एक नंबर है यूनिट रनिंग रेट एस्टीमेट, यानी इकाई दर के आधार पर एस्टीमेट बनाना। किसी निर्माण कार्य का एस्टीमेट उसके यूनिट रेट पर बनाना, इकाई दर पर। जैसे सपोज अगर हमें बिल्डिंग के लिए बनाने हैं, बिल्डिंग के लिए एस्टीमेट बनाना है, तो हम कह देंगे पर रूम, यानी मोटी सी कास्ट लगा करके एक रूम की कितनी कास्ट आती है और कितने लंबाई चौड़ाई के रूम की, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि रूम की संख्या को, तो ये हमारा एक ही लाइन में एस्टीमेट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं रनिंग रेट एस्टीमेट फॉर बिल्डिंग। और अगर यही रनिंग रेट एस्टीमेट रोड के लिए या रेलवे के लिए बनाना है, तो फिर हम इसको बनाएंगे पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितना खर्चा अनुमानित आता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमें जितना बड़ा रोड बनाना है, तो एक ही लाइन में ये भी बन गया। तो इसका मतलब है कि ये वो एस्टीमेट है जो कि शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि इसको बनाते समय हमें बहुत ध्यान आकर्षण की आवश्यकता है कि हमें खाली कागज पे ही नहीं बनाना है, बल्कि स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के उपरांत हमें इसको एक्चुअल फिजिकली ज़मीन पर बनाना है और इसको मूर्ति रूप देना है। लिहाजा हमें डिटेल एस्टीमेट भी बनाना पड़ेगा और इसका मूर्ति रूप भी देना पड़ेगा, तो ऐसा ना हो कि हमारा धन कम पड़ जाए। लिहाजा अगर हम रोड या रेलवे का बना रहे हैं, तो पर किलोमीटर जो रेट है वर्तमान, उससे मल्टीप्लाई करके हम इस रोड या रेलवे का क्या नाम एस्टीमेट बना सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है फॉर ब्रिज और कलवर्ट। देखिए कलवर्ट माने होता है पुलिया और ब्रिज माने होता है पुल, यानी किसी ब्रिज या किसी कलवर्ट के लिए अगर हम ये वाला एस्टीमेट बना रहे हैं रनिंग रेट, तो इसको कर सकते हैं कि स्पान के अनुसार अकॉर्डिंग स्पान, उसका जितना स्पान होगा उसकी लंबाई जितनी होगी पर स्क्वायर मीटर स्पान के जरिए हम इसका ब्रिज का निकाल सकते हैं। वाटर स्टोरेज का हम किलोलीटर के अनुसार हम वाटर का स्टोरेज बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्कूल का बना रहे हैं, तो पर स्टूडेंट कितना खर्चा आता है और हमें कितना बड़ा स्कूल या कितनी क्षमता का स्कूल बनाना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये स्कूल का एस्टीमेट बन जाएगा, जो कि पर स्टूडेंट के खर्चे के अनुसार होगा। उसके बाद में हॉस्टल कितनी क्षमता का बना रहे हैं, तो इसमें भी पर स्टूडेंट के हिसाब से इसको हम निकाल देंगे। पर स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई रेट, जितना भी होगा। उसके बाद में हॉस्पिटल का अगर हमें एस्टीमेट बनाना है, तो इसको भी पर बेड के जितने भी बड़ा हमें हॉस्पिटल बनाना है, उसके अनुसार बेड की एक की कीमत निकाल के और हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी क्षमता का हमें बनाना पर बेड। सिनेमा हॉल पर मैन या पर पर्सन या पर सीट कह सकते हैं, पर सीट, एक सीट पर कितना खर्चा आना है उसके अनुसार हम सिनेमा हॉल का निकाल सकते हैं। इसी तरीके से फैक्ट्री अगर हमें बनानी है, तो हम फैक्ट्री का खर्चा देखेंगे पर डे का, कि पर डे हमारे पास कितने एम्प्लॉय होंगे और कितनी बड़ी हमें फैक्ट्री बनानी है, उसका पर डे का खर्चा कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम एक ही लाइन में एस्टीमेट निकाल सकते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का भी हम पर रूम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि पर रूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है यूनिट और रनिंग रेट एस्टीमेट, ये एक नंबर है इसका प्रिलिमिनरी एस्टीमेट का, पहला नंबर है ए। तो ए को 10 तरीके से या इसके अलावा भी और कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, जैसे टनल बनाना है, ओवरफ्लाई ब्रिज बनाना है, सबवे बनाना है, अंडरपाथ बनाना है, तो उसको भी हम उसके अनुसार पर यूनिट के अनुसार निकाल लेते हैं। और इस तरीके से तो ये सारे के सारे एस्टीमेट जितने भी हैं, सारे के सारे एक लाइन में बन जाते हैं और ये अप्रोक्सीमेट या प्रिलिमिनरी एस्टीमेट कहलाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि ये एस्टीमेट भी बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एस्टीमेट ऐसा रफ ना बन जाए
कि जिसके के बाद हम काम ही ना करा सकें या काम हमारा अधूरा